हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के सेक्शन में हम देखेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको बताएं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन है। अब इसमें कभी कभी कंडीशंस में v कांस्टेंट हो जाता है, कभी m कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है कहने का मतलब है, और कभी कभी लैम्डा जो होता है वो सेम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमको तुरंत आंसर बताना हो या बिल्कुल सिंपल वे में कम समय में रिज़ल्ट देना हो, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना हो, तो हम उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने कहा कि इफ़ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो गया तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए h बाई वी जो होता है वो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा m इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमको जो कैलकुलेशन करना होगा हम लैम्डा और m के बेस पर कर देंगे, v की वैल्यू को और h की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि h कांस्टेंट है और v जो होता है सेम है। उसी तरह से अगर मास कांस्टेंट हो गया मास कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में लैम्डा v इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर लैम्डा कांस्टेंट हो गया तो उस कंडीशन में एम वी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें हैं या नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 1 जो दी गई है उसमें दिया हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज़ डबल्ड व्हाट विल हैपन टू लैम्डा। कह रहे हैं कि एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डबल हो जा रही है, तो उसके लैम्डा पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये मूविंग पार्टिकल मतलब क्या हुआ, मास सेम है, तो m इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, और इस इक्वेशन के अनुसार क्या है, m इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये m कांस्टेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी इक्वेशन क्या बनेगा, लैम्डा v इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 v1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 v2, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो हम कंडीशन जो होता है वो अप्लाई करके देख रहे हैं इसमें क्या है। लैम्डा 1 पहली कंडीशन में तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो होती है डबल हो जा रही है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के डबल हो जा रही थी। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2v1। तो इस कंडीशन में अगर अप्लाई कर दें तो कर सकते हैं लैम्डा 2 इंटू 2v1, ये ऐसा हो गया, और ये वैल्यू उतनी ही रहेगी लैम्डा 1 v1, ये रह गया। तो क्या करेंगे हम, v1 से v1 को कैंसिल कर देंगे, तो जो लैम्डा 2 होगी ये वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, लैम्डा 1/2, ऐसा हो जाएगा। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी या ओरिजिनल वेलोसिटी थी उसकी क्या हो गई है, हाफ हो गई। तो रिजल्ट क्या हो गया, हाफ ऑफ
वेलोसिटी नहीं वेवलेंथ, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ। तो जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी उसकी क्या हो गई, आधी वेवलेंथ हो गई। वैसे देखें लैम्डा इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे लिए है, तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। तो बता दें कि वेलोसिटी डबल हो जा रही है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम बता रहे हैं, इफ टू पार्टिकल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, बट लैम्डा फॉर वन इज़ फाउंड टू बी डबल टू दैट ऑफ द अदर। तो दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, ये दो पार्टिकल्स हो गए। और बता रहे हैं कि सेम स्पीड से मूव करते हैं, यानी v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इनके कंडीशन में v जो होता है वो कांस्टेंट हो गया। तो v कांस्टेंट हो गया तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी में v कांस्टेंट है तो h बाई वी कांस्टेंट हो गया, यानी लैम्डा m जो होता है वो कांस्टेंट आएगा। तो पार्टिकल 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 m1 इक्वल्स टू, इसके लिए लिखेंगे लैम्डा 2 m2। ये हो जाएगा क्योंकि v कांस्टेंट है। इक्वेशन में बताया ना ऐसे कि h इक्वल्स टू, सॉरी ये लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इस इक्वेशन को हम बेस बना रहे हैं, v कांस्टेंट है तो h बाई वी कांस्टेंट, लैम्डा m इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऐसा हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। इफ क्या कह रहे हैं, बट लैम्डा फॉर वन इज़ फाउंड टू बी डबल। ये जो लैम्डा है वो इसके डबल है, यानी इसको कह सकते हैं ये हो गया इट इज़ 2 लैम्डा 2 इंटू m1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 m2, ऐसा हो गया। तो क्या कंक्लूज़न हुआ, तो कंक्लूज़न में अब ये देखिए लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल हो गया। तो अगर हम रेशियो निकालें तो ये m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जो मास होगा दूसरे का वो क्या हो जाएगा, डबल होगा पहले वाले से। तो ये कंक्लूज़न उन्होंने बताया कि m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू 2 हो गया। देख सकते हैं आप इससे, ये लैम्डा डबल हो गया दूसरे वाले के, जब डबल हो गया तो ये 2 लैम्डा 2 हो गया और ये लैम्डा 2 रह गया, तो लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल हो गया। तो m2 इक्वल्स टू 2 m1, यानी जो m2 है वो m1 के डबल है। तो m2 अपॉन m1 जो रेशियो होगा वो 2 हो जाएगा। तो ये कंक्लूज़न ड्रा किया हम लोगों ने सेकेंड केस में। आप देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दो मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इफ़ VO2 इक्वल्स टू VSO2, यानी ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसेस हैं, दोनों गैसों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो हमको फाइंड आउट करना लैम्डा O2 अपॉन लैम्डा SO2। तो अब इसमें देख रहे हैं कि वेलोसिटी सेम है दोनों की, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, इसी से देखें लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। वी कांस्टेंट है यानी ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, लैम्डा इंटू एम से बनेगा। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं यानी यहाँ पर O2 कर लेते हैं, यहाँ SO2 कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कर लें लैम्डा 1 m1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 m2, ऐसा हो गया। हमको रेशियो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है
ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 यानी लैम्डा O2 अपॉन लैम्डा SO2 तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है तो इक्वल्स टू हो गया M2 अपॉन M1, M2 मतलब MSO2 अपॉन MO2। तो अगर मासेस देखें मॉलिक्यूलर मासेस तो इसका 64 हो गया और इसका जो था वो 32 हो गया, तो 64 अपॉन 32 इक्वल्स टू 2 हो गया। तो रेशियो जो आया लैम्डा O2 अपॉन लैम्डा SO2 इक्वल्स टू 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं R लैम्डा O2 अपॉन लैम्डा SO2 इक्वल्स टू 2 के। ये हमारा कंक्लूज़न हो गया इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं वो समझ में आएंगी और सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर रहेगी तो बहुत कम समय लगेगा ऐसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताएगा डिफरेंशिएट बिटवीन द वेव इमिटेड बाय ए बल्ब एंड दैट एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। तो ये बताना हमको कि बल्ब से जो रेडिएशन निकलता है उसकी वेव किस नेचर की होगी और पार्टिकल कोई मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड वेव किस नेचर की होगी। तो कह सकते हैं इसमें द वेव इमिटेड बाय ए बल्ब इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी बल्ब से जो वेव निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। एंड दैट एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज ए मैटर वेव। तो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव जो होगी वो मैटर वेव होगी। तो ये हमने आपको बताया कि बल्ब से या कह सकते हैं किसी हीटर से, तो किसी हीट सोर्स या लाइट सोर्स से इमिटेड जो रेडिएशन होगा उससे रिलेटेड जो वेव होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। और कोई भी मैटर से रिलेटेड वेव होगी यानी उससे रिलेटेड पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होगी तो वो जो होगी वो मैटर वेव होगी यानी द्रव्य तरंग होगी। तो ये बताया हमने आपको। अब हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत आसानी से या बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि कैसे फंडामेंटल से अप्लाई कर रहे हैं और कैसे जो है प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया है एन इलेक्ट्रॉन बीम हिटिंग ए निकल क्रिस्टल प्रोड्यूसेज ए डिफ्रैक्शन पैटर्न while when it strikes zinc sulfide screen it produces scintillation। scintillation का मतलब कि स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये हमको बताना है कि ये जो दो कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है और जब स्ट्राइक करती है जिंक सल्फाइड स्क्रीन से तो सिंटिलेशन मिलता है।
यानी स्पॉट्स मिलते हैं। डिफरेंस क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है। और जब ये जिंक सल्फाइड स्किन से स्ट्राइक कर रही है और सिंटिलेशन मिलता है, इसका मतलब इस कंडीशन में ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो हम मेंशन कर सकते हैं इसमें कि इन फार्मर केस, फार्मर का मतलब पहली स्थिति में, फार्मर केस इलेक्ट्रॉन बीम शोज wave nature while in the latter it shows particle nature। तो यहाँ हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कोई भी मैटर वेव है वो एक समय में एक ही नेचर शो करेगी, या तो पार्टिकल नेचर और नहीं तो वेव नेचर। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है निकल क्रिस्टल से तो केवल वेव नेचर शो करती है, और जो जिंक सल्फाइड स्किन से स्ट्राइक करती है तो पार्टिकल नेचर शो करती है। ये हमने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया है कैलकुलेट लैम्डा एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टेट में है, उसके लिए लैम्डा हमको कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.1375 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में काइनेटिक एनर्जी ये दी गई है 1.1375 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो ये कह सकते हैं कि ये 1.1375 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये वैल्यू इसकी हो गई दूसरे यूनिट में। अब ये दूसरी यूनिट में वैल्यू आपको लिख दी गई है, चाहे जूल में बताइए और चाहे इसमें लिखिए। अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, काइनेटिक एनर्जी पर 1.1375 इंटू 10⁻⁻25 इक्वल्स टू ½ इंटू इलेक्ट्रॉन है ये, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू v²। आर करके हम लिख सकते हैं v² इक्वल्स टू 2 इंटू 1.1375 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी या 0.25 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इससे हम निकाल सकते हैं आर वी इक्वल्स टू, तो इसका रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है लैम्डा।
तो डे ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एच की 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी हो गई इसकी 0.5 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो यह बता दिया आपको कि वैल्यू कितनी आएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, फिर एक बार और आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए बताया आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी को होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, यहाँ हाफ एम की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, तो इससे हमने वी स्क्वायर कैलकुलेट किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, वैल्यू इतनी हो गई। और हमने इसका रूट निकाला तो ये वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 10⁻3। डे ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एच की, एम की और वी की, तो सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू आती है। तो ये बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट डे ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी लैम्डा कैलकुलेट करना है ऑफ अल्फा पार्टिकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मास ऑफ अल्फा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह सकते हैं फ्रॉम डे ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करें एच की, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये वैल्यू है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻27 kg में, और ये जो वेलोसिटी दी गई है सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसको मीटर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 10⁵ को डिवाइड कर देंगे हम 10⁻² से। क्यों? इसलिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 10⁻², इससे डिवाइड कर देंगे इसको। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻27 एंड टू 10⁻3। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डिफरेंस इसका हो गया 10⁻24। ये -24 है इसके लिए, और ये -34 है, तो -10 बच जाएगा। 6.6 से 6.6 कैंसिल होएगा, बचेगा 10⁻10 मीटर इक्वल्स टू कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इससे हमने देखा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो डे ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड हैं, वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। तो इसी तरह से आगे भी अलग अलग सेगमेंट्स में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेंशन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। वीडियोस देखते रहिए, आप अपने कमेंट्स मेंशन करते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कीजिए, और व्यूज़ ज़रूर अपने मेंशन कीजिए। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।